हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। और अब है हम आपके साथ हमारी नई सीरीज में जो कि है उद्गम सीरीज। इस सीरीज में हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो सब लेक्चर्स जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के साबित होने वाले हैं। इस सीरीज में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं ऑन यूट्यूब। आई होप दीज आर हेल्पफुल टू यू। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद कि हम इसी सीरीज के अंदर मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर सचिन कुमार एंड मैथमेटिकल फिजिक्स में वन ऑफ द टॉपिक जो कि आपके एडवांस टॉपिक में आता है, सो दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके ऊपर कई क्वेश्चंस कई बार देखे गए हैं एंड जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़कर चले जाते हैं एग्जाम में। तो हम ऐसे कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जो जनरली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं या उससे वो कवर नहीं कर पाते, उसे छोड़ के चले जाते हैं, और हम उसे कोशिश करेंगे कि बहुत ही ज्यादा आसान फॉर्म में बनाकर किस तरीके से आपको बड़े प्यार से वो डिलीवर किया जाए ताकि विदाउट पुटिंग टू मच लोड ऑन योर माइंड आप उसे कवर कर सकें। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके मैथमेटिकल फिजिक्स के सिलेबस में एडवांस्ड पोर्शंस में एक ऐसा ही टॉपिक है। तो ऐसे ही कई एडवांस जो पोर्शंस के टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसके ऊपर या तो आप बहुत ज्यादा टाइम देंगे, बट यहां आप उसको लिमिटेड टाइम के अंदर बढ़िया से सीख सकते हो। तो इस तरीके का अरेंजमेंट वी आर मेकिंग हियर। सो गाइस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेव इक्वेशन के बारे में, और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, दैट वी विल लुक एट। नाउ गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। उसके बाद वेव इक्वेशन और वेव इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ये हम देखेंगे। तो ओवरऑल इन दिस इन अ स्मॉल पैकेज आपको वेव इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है ये आई होप आ जाना चाहिए। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले एक बात होती है कि व्हाट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक गाइज आपके पास होता है, अगर हम बात करें तो एक होता है आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, और एक आपके पास होता है पार्शियल ठीक है। तो एक आपके पास है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल या डेरिवेटिव, ठीक है, तो हम इसको डेरिवेटिव ही मेंशन करते हैं। और एक आपके पास होता है पार्शियल डेरिवेटिव। अब दोनों डेफिनेशंस कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है, लेकिन हम उसके मैथ की गहराई से ज्यादा हम उसे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए लेट्स लुक एट के इसका क्या मीनिंग है। तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव वो आपके पास क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, फाइन, एंड मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं या मैं चेंज इन दिस फंक्शन मेजर करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल विच इज एक्स। तो मैं इसे कैसे स्टडी करूंगा, मैं इसको इस तरीके से स्टडी कर सकता हूं, डी एफ एक्स बाय डी एक्स। तो ये मेरे पास एक फंक्शन है ऑफ एक्स। एक्स क्या है, आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक ऐसा आजाद वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ पुट कर सकते हो। सो यू पुट दैट वैल्यू एंड डिपेंडिंग ऑन दैट जो फंक्शन एफ एक्स उसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब वो जो भी फंक्शन है वो फंक्शन एक्स की वैल्यू वेरी करने के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो हम यहां पर देखते हैं। तो क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है एक्स, दैट्स वाई हम इसका चेंज ओनली विद रिस्पेक्ट टू एक्स देख सकते हैं।
तो ऐसे केस में ये आपके पास क्या है, इसको कहते हैं हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। नाउ अब हम बात करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? अब मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है फाई, और ये जो फंक्शन है ये एक्स, वाई और जेड, इन तीनों का फंक्शन है। फाई एक्स का भी फंक्शन है, वाई का भी फंक्शन है, जेड का भी फंक्शन है। लेट अस कंसीडर, जैसे आपके पास हो गया, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल वुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड एट दिस प्लेस। तो आपके पास एक्स एक्सिस में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। या जैसे मान लीजिए आपके पास एक चार्ज प्लेट है, चार्ज प्लेट की वजह से आप पोटेंशियल देख रहे हैं, तो आपके पास एक्स और वाई में सेम रहेगा, ठीक है। तो एक आपके पास एक्स एक्सिस है और एक आपके पास वाई एक्सिस है और एक आपके पास जेड एक्सिस है। तो आपके पास सॉरी एक्स और जेड, इस पे पोटेंशियल है, और इस डायरेक्शन में चलते हुए वो आपने एक्सप्रेशन सॉल्व किया होगा कि आप उसको स्टडी कर सकते हो कि जेड में उसमें क्या वेरिएशन है वगैरह, ऑल दीज थिंग्स। तो एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। और ऐसे बहुत सारे हम फंक्शंस इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए इस रूम पे मैं टेम्परेचर देख रहा हूं, तो टेम्परेचर का कोई फंक्शन मैं डिफाइन करूं, तो वो किस तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूं? वो एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन में मैं डिफाइन कर सकता हूं। 3D में टेम्परेचर कैसा है, किस फंक्शन से उसे डिफाइन किया जा सकता है। नाउ अब अगर मैं इसमें स्टडी करता हूं कि व्हाट इज द चेंज, तो इसका जब मैं चेंज स्टडी करूंगा तो मुझे एक पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। पार्शियल मींस कि ये इसका कंप्लीट चेंज नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस फंक्शन में क्या चेंज है, ओनली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम इसे कंप्लीट स्टडी नहीं कह सकते, सो दिस इज अ पार्शियल स्टडी। तो दैट्स व्हाई ये क्या है, ये आपका है पार्शियल डेरिवेटिव। सिमिलरली और क्वांटिटीज भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगर मैं इस फाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई चेंज देखना चाहूं, अगर मैं इस फाई का विद रिस्पेक्ट टू जेड चेंज देखना चाहूं, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें ये हैं कि जब मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसमें वेरिएशन नोट कर रहा हूं, तब मैं वाई और जेड को बिल्कुल स्टडी नहीं कर रहा। वाई और जेड तो मेरे लिए कांस्टेंट के बराबर हैं। सो इन दिस वे ये जो हम स्टडी करते हैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव कहा जाता है। अब वैसे तो हमारी जनरल लाइफ में अगर हम देखें, या जितने भी फिजिकल फिनोमिना एग्जिस्ट करते हैं उनके अंदर अगर देखा जाए, तो ये फिनोमिना ज्यादा वाइड स्प्रेड है, पार्शियल डेरिवेटिव। बिकॉज जितने भी आपके पास फंक्शन है वो स्पेस के फंक्शंस होते हैं, या आपके पास मतलब और भी कई तरह की क्वांटिटीज हैं, वो आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ होते हैं। तो अगर उसमें कोई भी चेंज आपको मेजर करना है तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव का ही यूज करना पड़ता है। बट उसका स्पेशल केस व्हेन यू हैव अ फंक्शन जो सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, इन दैट केस वो पार्शियल डेरिवेटिव रिड्यूस हो जाता है एक तरह से ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में। तो इस तरीके से हम उसे फिजिकली समझ सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम इन अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इफ विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल हम उसे स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम इस तरीके से अलग अलग स्केल्स पे स्टडी कर सकते हैं। बट इन दिस केस आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही स्टडी करना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो उसको हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहते हैं। सो गाइस, आई गेस ऑर्डिनरी और पार्शियल में आपको फर्क पता चला होगा। अब हमारी लाइफ में जो आसपास हमारे नॉर्मल बहुत सारे फिनोमिना है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव की ही जरूरत है। अब वो कैसे जरूरत है, वो कहां पर हमारे सामने आते हैं? सो लेट्स लुक एट। तो हमारे पास भी जो इक्वेशंस है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो वो किस किस तरह की हैं वो हम एक बार डिस्कस करते हैं। अब एक इक्वेशन है जो कि आपने बड़ी फेमसली सुनी है, ठीक है, जो कि है आपके पास वेव इक्वेशन। सो या हम कह सकते हैं सम एग्जांपल्स।
इसके अलावा बहुत हो सकती है, बट वी आर डिस्कसिंग ओनली सम एग्जाम्पल्स। एंड व्हाट आर दो सम एग्जाम्पल्स? सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वेव इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास आएगी हीट इक्वेशन। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है लैपलास इक्वेशन। तो इन तीनों के बारे में मैं आपको बताता हूं, एंड साथ में हम इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम देखते रहेंगे। नाउ अब एक वेव इक्वेशन, मान लीजिए वेव इक्वेशन क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, उसको मैंने इस तरह से स्ट्रिंग को हिला दिया, अब उसके अंदर एक पल्स मूव कर रही है उस स्ट्रिंग के अंदर। या सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूं कि जैसे क्या कहते हैं, आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक तीर कमान है, ठीक है, उसको मैंने स्ट्रिंग को ऐसे खींचा और मैंने छोड़ दिया, तो वो क्या है, वो भी एक वाइब्रेशन करेगा, तो वो भी एक वेव है। सो इन दिस वे बहुत सारी वेव्स की इक्वेशन हो सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी आपके पास एक वेव है। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जो मैंने अभी बताया वो भी आपके पास एक वेव है। तो उन सब की इक्वेशन कैसी होती है, तो किस तरीके से सबसे पहले हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट थिंग, तो आपके पास क्या है, मान लो ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को अभी हमने इसमें स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है, बांधा हुआ है, और ये ठीक है, मतलब जो भी स्ट्रिंग है। अब भाई इस स्ट्रिंग को एक्सप्लेन कैसे करते हैं? हम एक्सप्लेन करते हैं कि मान लीजिए इसी स्ट्रिंग को मैंने खींच के ऊपर नीचे कहीं कर दिया, ठीक है, और इसको ऊपर नीचे कहीं करने से ये क्या है, ये एक वेव की फॉर्म ले लेगी। अब ये इसमें स्टैंडिंग वेव्स ट्रेवल करने लगेंगी, ये जो भी कोई फिनोमिना होगा। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? मान लो मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया, तो हम ये देखेंगे कि ये, इसको हम मान के चलेंगे कि ओके दिस इज लाइक एक्स एक्सिस, दिस इज लाइक वाई एक्सिस, और इसको हम किसी फंक्शन से एक्सप्लेन कर देते हैं कि कंसीडर करते हैं कि ओके ये u का फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास मतलब u एक फंक्शन है जो कि x पे डिपेंड कर रहा है कि अलग अलग x पे क्या है, और ये t टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि अलग अलग टाइम पे क्या है और अलग अलग x पे क्या है। और क्या हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट से इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो जैसे ही मैंने तीर कमान के ऐसे वो तार को खींचा, या मैंने गिटार की एक स्ट्रिंग को इस तरह से प्लग किया, तो वो जो उसमें ऑसिलेशन हो रहा है, अब वो ऑसिलेशन क्या है, मीन पोजीशन से कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट है, इस चीज को हम काउंट करते हैं। तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका काउंट है, ये एक खास तरह की इक्वेशन को फॉलो करेगा। अब ये क्या है, ये 3 डायमेंशनल वेव नहीं है, ये सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस जो आपकी वेव चल रही है, सिर्फ वो है। सो दैट्स व्हाई इट्स ओनली अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, जो कि विद टाइम जो कि आपके पास जो फंक्शन है वेरी कर रहा है। नाउ तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं, सो व्हाट आई गेट कि ये जो आपके पास u फंक्शन है x और t का, इसको अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव कर दूं with respect to x, so this will be equal to 1 by v square second derivative of same function with respect to t. फाइन, तो हमारे पास क्या आया कि एक तरफ सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 बाय वी स्क्वायर, और ये सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। ऐसी इक्वेशन आपने काफी बार काफी अलग अलग सब्जेक्ट्स में वेव के रिगार्डिंग पढ़ी होगी, क्योंकि कोई भी वेव इक्वेशन जो है वो अगर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस उसमें डाले जाएं तो इस चीज को आपके फॉलो करती है। अब इसमें u क्या है, u अभी मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो u जो है
ये क्या है आपके पास, ये क्या फंक्शन एक्सप्लेन कर रहा है, ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, लाइक दिस। नाउ ये v क्या है, ये v होती है वेव की वेलोसिटी। तो वेव किस वेलोसिटी से आपके ट्रेवल करते हुए जा रही है, तो ये v जो है ये आपको वेलोसिटी देती है। अब समटाइम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये 1/v² यहां लिखना है कि यहां लिखना है, कहां लिखना है। तो देखो मैं इससे कैसे याद करता हूं, मैं ऐसे याद करता हूं कि अगर आप डायमेंशनैलिटी से देखो तो ये है x², ये है स्पेस के स्क्वायर की डायमेंशन, ठीक है, डेल x² मतलब स्पेस के स्क्वायर की डायमेंशन। तो यहां पर भी क्या होनी चाहिए, ऐसी ही डायमेंशन आनी चाहिए जो कि स्पेस का स्क्वायर हो। तो v डेल्टा t ये किसकी डायमेंशन बनाएंगे, ओवरऑल स्पेस की डायमेंशन बनाएंगे। तो अगर कभी आप गलती से v² मल्टीप्लाई करने लगो या v² 1/v² यहां मल्टीप्लाई करने लगो, सो इन बोथ वेज आपको याद रहना चाहिए कि भैया डायमेंशनैलिटी भी फॉलो होगी कि इफ दिस इज स्पेस तो v डेल्टा t भी स्पेस की डायमेंशन होनी चाहिए। तो दैट्स वाई इस तरीके से मैं इसकी शेप याद कर लेता हूं। अब ये क्या कहते हैं, किस तरीके की जैसे इक्वेशन है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये मैंने इसके बारे में आपको बताया कि इसकी इक्वेशन इस तरह की लिखी जाएगी। अब ये तो है ओनली आपके पास वन डायमेंशन के अंदर, एक्स के अंदर। अगर इसके अंदर वाई और जेड भी होता तो ये आपके पास दो टर्म यहां पे, यहां एक्स के साथ वाई और जेड दो टर्म और ऐड में आ जाती, तो उससे ज्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब ये किसको एक्सप्लेन कर रही है, जैसे हम कह रहे हैं कि जो भी आपकी ईएम वेव्स हैं, ठीक है, वो भी इससे एक्सप्लेन होती है। आपने देखा होगा जो स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन है वो भी इसी तरीके की शक्ल में होती है, ठीक है, एक तरफ स्पेस का डेरिवेटिव है, एक तरफ आपके पास टाइम का डेरिवेटिव है, मतलब उसी के मेल जोल से ही सब कुछ बना होता है। नाउ आपके पास इसके अलावा जो भी जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, वेव्स इन स्ट्रिंग्स, तो ये सब क्या है, ये आपकी वेव इक्वेशन से एक्सप्लेन की जा सकती हैं। इसी तरीके से जैसे मान लो अब आपके पास वो होता है कि ढोल होता है या कोई ड्रम है, आपने उसको ऐसे बजाया, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी जो 2D सरफेस है उसके अंदर भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो इस तरीके से आपने उसे हिट किया और वो फिर ऑसिलेट कर रहा है। तो वो क्या है, वो 2 डायमेंशनल वेव का एग्जांपल है। एक मेम्ब्रेन वो 2 डायमेंशन वेव का एग्जांपल है, उसमें एक्स के साथ एक क्वांटिटी वाई और आ जाती है। और अगर मैं यही कहूं कि 3 डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है और 3 डायमेंशन कोई ऑब्जेक्ट को मैं झटका देता हूं, तो वो क्या है, उसके अंदर आपकी 3 डायमेंशनल, तीनों डायमेंशन में आप वेव की इक्वेशन को स्टडी कर सकते हो। तो बस यहां पे एक्स की जगह वाई और जेड और आ जाएगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चर रहती है। इसके अलावा जो आपके पास ये है हमारे पास वेव इक्वेशन, एंड अगर हम बात करें हीट इक्वेशन की, ठीक है, तो हीट इक्वेशन भी आपके पास थोड़ी सी इसी तरीके से ही है, पार्शियल में ही, बट उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि अगर मैं कह रहा हूं कि देयर इज एच, सम फंक्शन एच जो कि है किसी सब्सटेंस पे हीट का, लेकिन इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, तो ये हीट क्या कैसे इक्वेशन बनती है वगैरह वगैरह। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर ये ओनली विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो इज इक्वल टू 1/α²। सो दिस इक्वेशन इज लाइक दिस। अब इसमें भी डायमेंशनैलिटी क्या है, α² अपने आप डायमेंशनैलिटी का ख्याल रखता है। अल्फा की डायमेंशंस वही होती हैं जिससे डायमेंशनैलिटी का कोई इशू ना आए। और ये h क्या है, ये एक फंक्शन है x और t का
जो कि एक तरह से हीट का फंक्शन है कि कोई किसी मटेरियल में हीट कहां कहां कितनी कितनी है। लेकिन इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हमारे स्टडी करेंगे, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2 में आएगा। नाउ तो इससे रिगार्डिंग और ज्यादा चीजें हम उसी में देखेंगे। अभी हम सारा एम्फेसिस करेंगे वेव इक्वेशन के ऊपर एंड लैपलेस इक्वेशन, जैसे कि हमने पढ़ी है। ठीक है, तो कोई आपके पास पोटेंशियल होता है V, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो डेल स्क्वायर V इक्वल टू 0, ये हमारे पास लैपलेस इक्वेशन होती है। पहले पॉइजन इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर V इक्वल टू रो, और जब आपके पास कोई भी चार्ज उस स्पेस में ना हो देन आपके पास डेल स्क्वायर V इक्वल टू 0, ये आपके पास होती है लैपलेस इक्वेशन। नाउ गाइस, अब हमें डिस्कस करना है ओवरऑल वेव इक्वेशन। एंड जब यहां पर डेल स्क्वायर है तो हम इसको ऑपरेटर फॉर्म में भी इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये है x y z और t, इन सब का फंक्शन है। तो ये क्या है, दिस इज तो ये आपके पास लेप्लासियन ऑपरेटर है। ठीक है, लाइक दिस। तो ये जो आपके पास ऑपरेटर है, ये अगर आप u पे लगाते हो यहां पर, तो वैसे ही ये इस पर v पर लगा सकते हो। इन दिस केस दिस इज 0, बट इन दिस केस ये आपके पास आता है 1/v², अगेन u x y z एंड t। तो ये गाइज आपके पास इक्वेशन बनती है। तो टू अवॉइड कंफ्यूजन ये मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं। सो गाइज, लेट्स बिगिन एंड डिस्कस मोर अबाउट वेव इक्वेशन। इसके अलावा तो जो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट हीट इक्वेशन एंड लैपलेस इक्वेशन, और ये लेक्चर हमारा जो है वो डेडिकेटेड रहेगा स्पेशली फॉर द वेव इक्वेशन। नाउ गाइस, वेव इक्वेशन की हम बात करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो गाइस, हम बात कर रहे हैं एक वेव इक्वेशन की। वेव इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम कंसीडर करते हैं कि लेट देयर बी अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। अब एक L लेंथ की हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एंड उसको हम क्या करते हैं कि आपके पास ये आपके पास एक पॉइंट है 0, ये आपके पास एक पॉइंट है L। तो हमने क्या किया है, उस स्ट्रिंग को यहां पर स्ट्रेच किया हुआ है, बांधा हुआ है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। नाउ सो लेट देयर बी अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। तो ये L लेंथ की जो स्ट्रिंग है, सबसे पहले हमने इसको 2 पॉइंट्स पे बांधा हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये कुछ चीजें हम एक एक करके कैरेक्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे कि हमने इनको बांधा हुआ है तो क्या होगा, हमने इसको फिर पकड़ के ऐसे खींचा तो उसके बाद उसकी किस तरीके की इक्वेशन बनेगी। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक वेव इक्वेशन के लिए, ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है, किसी भी वेव इक्वेशन के लिए आपके पास, जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ये आपके पास y एक्सिस है। ठीक है, ये आपके पास x एक्सिस है जिस पर ये स्ट्रिंग है आपके पास। नाउ 0 to L अगर मैं देखूं तो ये आपके पास एक ठीक है x और t, ठीक है, x के अंदर और टाइम के अंदर ये आपके पास एक फंक्शन है जिसमें आप डिस्प्लेसमेंट स्टडी कर रहे हो। तो ओवरऑल सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हम देखते हैं। सो अगेन विद द सेम कलर, जो आपके पास ये है डेल स्क्वायर u
लाइक दिस। नाउ गाइस, अब क्या है कि हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये तो है एक इक्वेशन। अब इसके साथ कुछ ना कुछ बाउंड्री कंडीशन भी दी होंगी, क्योंकि आपको पता है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं, जो उसका जो सॉल्यूशन होता है उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट्स होते हैं। तो अब आपके पास कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी हैं। अब किस तरह की बाउंड्री कंडीशंस हैं, वो आपके पास ये है कि जैसे मान लीजिए ये जो आपके पास फंक्शन है, जो आपके पास u, अब ये जो इनिशियल पॉइंट है आपके पास 0, अगर x की वैल्यू 0 है एट एनी टाइम इन t, x की वैल्यू 0 है, टाइम कुछ भी हो सकता है, बट ये डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वहां तो बंधा हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी आपकी 0। इसके साथ आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट, अगर आपकी जो पॉइंट है x की जो वैल्यू है दैट इज l, एनी टाइम इन t, x की वैल्यू l है, t कोई भी टाइम है, तो ये वाला पॉइंट भी बंधा हुआ है, तो ये भी आपके पास है 0। तो u0t और ulT ये दोनों आपके पास पॉइंट्स हैं 0। तो ये तो गाइज आपके पास एक कंडीशन है। इसके अलावा एक और कंडीशन अभी हमें चाहिए, ठीक है, वो क्या है? वो इस तरीके की कंडीशन है कि जब इनिशियली ये जो आपके पास, या इसको पहले मैं इसको t लिख देता हूं, तो ये जो डेरिवेटिव है, ये जो मेरा फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t। मतलब ये क्या है? ये तो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव क्या होता है? एक तरह से वेलोसिटी होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी, लेकिन ये कब की वेलोसिटी ले रहा हूं कि मैं t इक्वल टू 0 की वेलोसिटी ले रहा हूं, कि मतलब बिल्कुल अभी प्रोसेस शुरू होना है। अभी मैंने गिटार के स्ट्रिंग को हल्का सा बस ऐसे किया है, तो जब उसे मैं अपनी उंगली से छोड़ूंगा तब वो वाइब्रेट करना शुरू करेगी। तो वो t इक्वल टू 0 वो मूवमेंट है। उस टाइम पे ये कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी भी 0 ले लो, उसकी वेलोसिटी भी आप 0 ले लो इनिशियली। अब यहां पर कुछ और भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन उन सब का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। एक सैंपल जो है वो ये है कि लगभग आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे ये और ये आपके पास 0 आएगा। और मैं आपको कई स्टेप्स बताऊंगा जहां पर आपको याद कर लेना है वहां पर कि यहां तक आंसर इतना आता है, इसको याद कर लो ताकि पेपर में, क्योंकि लगभग यही कंडीशंस आती हैं मैक्सिमम केसेस में। तो बाकी ये कुछ कंडीशन अलग हो सकती है, उसके हिसाब से हम बाकी देख लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। सो अलोंग विद दैट, ये जो हमारे पास फंक्शन है u, अब t इक्वल टू 0 पर ओवरऑल हमने फंक्शन क्या लिया था? मतलब मैंने स्ट्रिंग को ऐसे खींचा था, मैंने स्ट्रिंग को 2 पॉइंट से खींचा था, तो वो जिस भी जगह से जैसी भी शेप बना के मैं उसको स्ट्रिंग को खींच रहा था, जहां से मैंने उसको मूव करने के लिए छोड़ा, वो शेप क्या थी, उस शेप का फंक्शन क्या था? तो उसके लिए हम कह देते हैं कि दैट वाज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि भी ux t इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो याद करने को लाइक मैथमेटिक्स आप इसको सीधा रट्टा भी लगा सकते हैं, और हो सकता है आपने पहले भी इसी तरीके से इसको पढ़ा हो, क्योंकि दिस इज अ कंडीशन। बट जब हम मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सो देयर इज अ पिक्चर बिहाइंड दैट, तो उसके पीछे एक पूरी की पूरी फिजिक्स भी है। तो जो हर जगह मुझे दिखा रही है, जो कि मैं पिक्चर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि 0 पॉइंट पे ये एंड बंधा हुआ है, L पॉइंट पे ये एंड बंधा हुआ है, तो इसका ये मतलब है वेलोसिटी इनिशियली 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि भी अभी मैंने उसको छोड़ना है, ठीक है, और उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या है? तो इनिशियली हमने मान रखा है अभी सब रेस्ट पे है, फिर जब मैं उसको छोड़ूंगा उसके बाद वो मोशन शुरू करेगा। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि वो ऑलरेडी मोशन में है, उसमें से एक जगह पे एक इंस्टेंट पे शुरुआत कर दूं कि अब t इक्वल टू 0 शुरू है, तब हो सकता है ये 0 ना भी हो। ठीक है, सो देयर कुड बी मेनी पॉसिबिलिटीज, बट दैट इज द इजीएस्ट वन। और यही लगभग नेट के जो पार्शियल डेरिवेटिव के पोर्शंस में है, वही देखा गया कि इसी तरह का पोर्शन आपका आता है। अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको बताया u xt जो है यहाँ पे t इक्वल टू 0 है,
इसका मतलब ये u जो फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, ये जो फंक्शन है ये शुरुआत में क्या है, t=0 पे फंक्शन क्या है। तो अगर मान लो आपके पास इस तरीके से कोई स्ट्रिंग है और आपने इसे खींचा, अब वो स्ट्रिंग ऐसी हो गई, ठीक है, आपने इसे एक पॉइंट से पकड़ के खींच लिया और फिर इसको छोड़ दिया, तो फिर ये ऑसिलेट करेगी। या आपने क्या किया, इसी स्ट्रिंग को दो पॉइंट से पकड़ा, एक यहां से एक यहां से, और फिर दो पॉइंट से ऐसे पकड़ा और फिर छोड़ दिया। तो दोनों केस में क्या वेव सारी एक जैसी बनेगी? भैया एक जैसी थोड़ा बनेगी। आपकी इनिशियल कंडीशन ही अलग है। शुरुआत में जैसी वेव दोगे उसी तरह के आगे फंक्शन बनेंगे, आगे वेव्स बनेंगी। सो इनिशियली आपने क्या लिया है, एक पॉइंट से पकड़ के खींचा है, दो पॉइंट से पकड़ के खींचा है, उसको साइन वेव बना के फिर उसको ड्रॉप किया है। तो किस तरीके से आपने उसे स्टार्ट दिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे आपकी वेव्स जो हैं उसमें किस तरह की बनेंगी। तो ये क्या है, ये तो अभी हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद अभी हम इसको सिर्फ इन कंडीशंस के लिए सॉल्व करेंगे कि सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। नाउ टू सॉल्व दिस, अब हमारे पास चीज क्या आती है, हमारे पास सबसे पहले ये आती है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास हम ये मान के चलते हैं कि स्पेस का जो आपका सॉल्यूशन है और जो टाइम का आपका सॉल्यूशन है वो दोनों सॉल्यूशन आपके अलग अलग हैं। मतलब अलग अलग मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट लिए हैं एक ही फंक्शन के अंदर। अब यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है इस तरीके के सॉल्यूशंस में कि भी टाइम के हिसाब से स्पेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो हम क्या मानकर चलते हैं, टू सॉल्व सच ए क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास फंक्शन है एक्स एंड टी का, तो इसको हम मान के चलते हैं कि दोनों एक्स स्पेस का पार्ट अलग इनटू टाइम का पार्ट अलग। तो इसका सॉल्यूशन सेपरेट किया जा सकता है इन द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, फंक्शन ऑफ स्पेस ओनली एंड दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। तो ये ओनली स्पेस का फंक्शन है, ये ओनली टाइम का फंक्शन है। सो गाइज, जब ये ओनली स्पेस का फंक्शन है, ये ओनली टाइम का फंक्शन है, तो हम कह रहे हैं कि दोनों सेपरेट हैं। अब दोनों जब इकट्ठे हैं तब हम उन्हें देखते हैं कि एक सिंगल फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, बट इनमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि भाई एक्स जरूरी है कि टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कि या इस टाइम में ये एक्स फंक्शन नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो दोनों अपनी मनमर्जी से चलते हैं। सो दोनों को एक सेपरेट एंटिटीज की तरह लिखा जा सकता है। तो हम इसके सॉल्यूशन को इन शॉर्ट इस तरीके से लिखेंगे x इंटू टी। अब हम क्या करते हैं, तो ये क्या है, ये अभी हम फर्स्ट स्टेप चला रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको ये माना और हमने जो हमारे पास इक्वेशन है उसके अंदर हमने इसे पुट कर दिया। तो अब अगर हम इसे पुट करेंगे, ठीक है, तो ये है आपके पास x इंटू टी इज इक्वल टू 1/v² एंड डेल स्क्वायर x इंटू टी। नाउ गाइज, जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो x है आपके पास ये इसी का ही डेरिवेटिव होगा, क्योंकि x का फंक्शन तो सिर्फ ये है, t तो x का फंक्शन ही नहीं है। तो t को आप ले जाओ बाहर, तो ये आपके पास बन जाता है t, और आपके पास बाकी क्वांटिटी आ जाती है डेल स्क्वायर x बाय डेल एक्स स्क्वायर। लेकिन अब क्या है, अब ये जो फंक्शन बचा ये तो सिर्फ x का फंक्शन बच गया जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x ओनली। तो ये तो ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब जो सिंगल फंक्शन x है वो तो x का ही फंक्शन है। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, ये ओनली x का फंक्शन है, इज इक्वल टू 1/v²। इसमें भी इसी तरीके से t आप बाहर ले सकते हो, और अब क्योंकि टाइम जो t है वो सिर्फ यही स्मॉल t का फंक्शन है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट
नॉट टी, इस केस में हम x बाहर लेंगे, x हम बाहर ले सकते हैं, एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू दिस t। तो ये गाइज हमारे पास एक सॉल्यूशन बना। नाउ हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय xt बोथ साइड्स। अब जब हम इसको x और t से बोथ साइड्स डिवाइड कर देंगे, यहां भी और यहां भी, देन व्हाट वी गेट, 1 बाय x डेल स्क्वायर x बाय डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय v स्क्वायर 1 बाय t डेल स्क्वायर t बाय डेल t स्क्वायर। नाउ ये जो हमारे पास शेप बन गई, इस केस में क्या है, ये दिस पार्ट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ x and this part is only a function of t। तो ये x का फंक्शन है, ये t का फंक्शन है, ठीक है। तो इसको मैं स्मॉल t लिख देता हूं क्योंकि यहां पे मैंने स्मॉल x लिखा है, सॉरी इसको कैपिटल x में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास फंक्शन है, ठीक है, नहीं ठीक है, ओनली ए फंक्शन ऑफ है। तो यहां पर सिर्फ x डिपेंडेंट क्वांटिटीज रह गई हैं और यहां पर सिर्फ स्मॉल t डिपेंडेंट क्वांटिटीज रह गई, ठीक है। नाउ अब इसको हम दोनों पार्ट को, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि हम इसको, ये तभी इक्वल होते हैं व्हेन दिस इज इक्वल टू अगर ये दोनों एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल हो। पर वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, दैट कांस्टेंट वैल्यू इज -k स्क्वायर। अब गाइस मुद्दा ये होता है कि k स्क्वायर, k क्या है, k आपके पास कोई वैल्यू है, स्क्वायर लोगे इट मींस वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू हमने कंफर्म करके उसके आगे माइनस साइन लगा दिया, इट मींस ये पक्का एक नेगेटिव वैल्यू है। सो ये जो आपके पास है और ये जो आपके पास है, दीज आर इक्वल टू अ नेगेटिव वैल्यू। आपने ऑटोमेटिकली देखा होगा कि भाई सेम चीज आप वेव इक्वेशंस के लिए या हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के केस में, दोनों केसेस में आप ये चीज देखते हो, ये चीज आप करते आए हो। तो भाई यहां पर एक नया केस क्या आ गया, यहां पर ये नई चीज क्या है, ठीक है भी इसको मतलब यहां पे भी ये वही चीज ही है जो हम वो SHM में या नॉर्मल ऑसिलेशंस को जब हम स्टडी करते हैं उसमें देखते आए, लेकिन ये -k स्क्वायर ही क्यों हमेशा लिखते हैं, और एंड इट हैज अ स्पेसिफिक रीजन। वो रीजन ये है कि आप एक काम करके देख सकते हो, या तो इसको 0 पुट कर दो या आप इसको k स्क्वायर पुट कर दो, दो पॉसिबल केसेस हैं, ठीक है। वो मैं करूंगा नहीं, बट आपको आइडिया दे रहा हूं कि व्हाई दैट केस इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। फिजिकल नेचर में हमारे पास जितने जो फिजिकल फिनोमिना जो हम डिस्कस कर रहे हैं उन सब के अंदर ये -k स्क्वायर ही होता है। अब अगर आप इसकी वैल्यू 0 या पॉजिटिव लेते हो तब आप इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन करके देखना, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि वो कभी भी ऑसिलेटरी जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो आपको देगा ही नहीं, आपके पास साइन कोस में सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो जब आपके पास साइन कोस में सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, ऑसिलेशन बिहेवियर का आंसर ही नहीं बन रहा, सो इट मींस ऑसिलेशन के लिए ये कंडीशन जरूरी है, ठीक है। बाकी जो अगर 0 या +1 लेते हो, प्लस में ये k स्क्वायर लेते हो, वो भी किसी कंडीशन को, किसी मैथमेटिकल कंडीशन या किसी फिजिकल कंडीशन को हो सकता है एक्सप्लेन करता हो, लेकिन जो फिनोमिना हम देख रहे हैं उनके लिए नहीं है। तो वेव नेचर टाइप का सॉल्यूशन, साइन कोस टाइप का सॉल्यूशन वो तभी आता है जब -k स्क्वायर हो। अब इसको भी कर देते हैं दो पार्ट में। एक आपके पास आ गया है, ठीक है, यहां पे मैंने पार्शियल लगा दिया फिर से, बट यहां पर मैंने लगाया था दिस वन, तो इसको मैं वापस चेंज कर देता हूं। पार्शियल लिखने में कुछ गलत नहीं है, बट
जब आपके पास वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बन गया है तो आप पार्शियल को ऑर्डिनरी में चेंज कर सकते हो। ऑर्डिनरी इज अ स्पेशल केस, ठीक है, तो आप पार्शियल कभी भी इसको लिख सकते हो। तो हालांकि वो ये इस तरीके से पॉइंट जरूर किया जा सकता है किसी टीचर द्वारा कि भाई जब वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, सो व्हाई यू आर राइटिंग इट पार्शियली, ठीक है। तो उससे एक इंटरप्रिटेशन गलत ली जा सकती है, बस दैट्स इट। तो ये आपके पास इस तरीके का फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, इसको उसके साथ अलग लेते हैं और इसको अलग लेते हैं, एंड देन लेट्स सॉल्व दिस। तो ये आपके पास क्या बनता है, फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। तो ये आपके पास है डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर 1/x इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। एक ये आपके पास है। अब इसको x को वहां मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपके पास यही इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, ठीक है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आपने देखी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, देन कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनता है फ्रॉम दैट, तो इसमें अगर आप देखोगे ऑक्सिलरी इक्वेशन ए ई, तो ये आपके पास क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसमें इसके रूट्स आ जाएंगे एम की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा के। तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा आपके पास, सो दिस इज एम प्लस माइनस आयोटा के। तो जब कंजुगेट पेयर्स में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स में है मतलब, लेकिन रियल पार्ट उसका 0 है। सो इन दैट केस आपके पास आंसर होता है भी एक कांस्टेंट कोस के एक्स प्लस दूसरा कांस्टेंट साइन के एक्स। ये आपके पास स्पेस पार्ट है। सिमिलरली, ठीक है, अब आप सेकेंड पार्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टेप 1 था जिसके अंदर हमने इक्वेशन को इस शेप, ये शेप दी थी। अब यहां पर हम यहां तक पहुंच गए हैं इस इक्वेशन को ये शेप देने के बाद। अब यहां पर हमारा शुरू होता है एक हिसाब से स्टेप 2, जिसमें अब हम इंडिविजुअल इक्वेशंस को सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। और इस स्टेप 2 में एक हमने पार्ट सॉल्व कर लिया, दूसरा पार्ट अगर मैं सॉल्व करूंगा दिस वन, तो ये जो दूसरा पार्ट है अगर इसको मैं माइनस के स्क्वायर के इक्वल लिखता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, तो आई गेट, जो मेरे पास ये एक्सप्रेशन है 1/t, अब डे स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर वी स्क्वायर टी, ठीक है। ये आपके पास रिलेशन बनता है, वो बस डिवीजन में t था उसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन दिस विल बिकम सेम पिछली बार की तरह जैसे ये हमने इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया था, इस केस में भी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास जो t की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एज सोल्यूशन, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसमें फाइंड आउट होगा वो आपके पास क्या आएगा, तो ये जो क्वांटिटी के वी, ठीक है, के वी आयोटा, इसके रूट आएंगे इस इक्वेशन के, आयोटा के वी। तो उस केस में हम इसको क्या करेंगे, तीसरा कांस्टेंट दे देंगे सी कोस के वी, लेकिन अभी ये किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में है। पिछली वाली इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में थी, वो एक्स के रिस्पेक्ट में थी, तो दैट्स वाई यहां एक्स आया था, अब यहां पे टी आएगा प्लस डी, ये आपके पास आ गया साइन के वी टी। सो ये गाइज, ये x का सॉल्यूशन है, ये t का सॉल्यूशन है। आपके पास टोटल सॉल्यूशन u एक्स टी क्या बनेगा, ये बनेगा x इंटू टी, जिसमें कि x आपके पास है a कोस के एक्स प्लस b साइन के एक्स, c कोस के वी टी प्लस डी साइन के वी टी। सो गाइज,
ये आपका पहला स्टेप टू रिमेंबर, इस स्टेप को याद रख लेना है। कोई भी आपके पास वेव इक्वेशन आए, उसका पहला जो सॉल्यूशन बनेगा वो ये बनेगा, और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मुश्किल है ये। इसमें क्या है, के की वैल्यू क्या है, ठीक है, वो अभी हमें, ठीक है, अभी नहीं सोचना है, बेसिकली वो तो कंडीशन से हम फाइंड आउट कर लेंगे। और ये क्या है, ए बी सी डी विद दिस 4 कॉन्स्टेंट्स। एक आपके पास है के एक्स, इस तरीके का सॉल्यूशन बनेगा, और एक के वी इंटू टी, इस तरीके का आपके पास सॉल्यूशन पड़ेगा। तो ये आपके पास टाइम पार्ट है, ये आपके पास स्पेस पार्ट है, x इंटू टी, इस तरीके का आपके पास ओवरऑल सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन फर्स्ट हैंड पे हम याद रख सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा शुरू होता है स्टेप 3। तो यहां तक आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इतनी सी बात याद रखो कि भैया यहां तक ये सॉल्यूशन आपका रहेगा। अब जब ये सॉल्यूशन आपका है, देन फर्दर क्या है, आपको अब बाउंड्री कंडीशंस इस पे अप्लाई करनी है। बाउंड्री कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले पहली जो 2 बाउंड्री कंडीशंस हैं, जो कि आपकी बेसिकली स्पेस x के ऊपर लग रही हैं, ठीक है, वो हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। पहली हमारे पास कंडीशन क्या है, स्टेप 3 में 2 कंडीशंस है हमारे पास, एंड दोनों मैं इसको मैं लिख देता हूं। एक तो जो डिस्प्लेसमेंट है आपका 0t पे, और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका LT पे, ये दोनों आपके हैं 0, ठीक है, ये आपके पास आ गया। नाउ तो पुट करते हैं। अब ये क्या है, ये तो स्पेस की बाउंड्री कंडीशंस है, तो टाइम के पार्ट पे क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं बड़ा ऐसे इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखूं, मैं इसको स्मॉल इस तरह से छोटे में ऐसे कैपिटल टी की तरह लिख देता हूं। तो मेरे पास क्या बनता है कि भाई एक तो टी है, पहली कंडीशन में लगा रहा हूं कि जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू अगर 0 है तो ये फंक्शन 0 है, तो a इंटू कोस 0 1 होता है, ठीक है। तो t वैसे का वैसा है, a इंटू कोस 0 1 होता है, प्लस b साइन 0 0 होता है, तो दिस इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है। इसको जब हमने पुट किया, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करने पे, तो इससे क्या आ गया, ये तो 0 आ गया, और फिर ये आ गया कि t इंटू ए इक्वल टू 0। तो इससे आपके पास क्या है, t तो प्रॉपर 0 थोड़ा हो सकता है। अगर t पोर्शन पूरा 0 हो गया, इट मींस टाइम में वेरी क्या करेगा फिर, तो आपके पास a 0 है। तो पहली चीज आपको पता चल गई कि a जो है वो आपके पास 0 है। दूसरी चीज, नेक्स्ट कंडीशन लगाते हैं कि ये जो x की वैल्यू l रख दी जाए तो क्या होगा। अब a तो जी 0 हो गया, अब दूसरा पार्ट आपके पास क्या आया, दूसरा पार्ट हम पुट करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और साफ तरीके से कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो समझने में। दूसरी कंडीशन अब हम लगा रहे हैं, तो t तो एज इट इज है वैसे ही, मल्टीप्लाई, इसको फंक्शन मत सोच लेना, ये अलग चीज है, मल्टीप्लाई हो रहा है बस, ठीक है। तो t तो एज इट इज है। अब आपके पास दूसरा क्या है, b साइन के एक्स, और के एक्स की जगह आपने पुट कर दिया l, और दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये दूसरी कंडीशन आपको ये कह रही है। अब उसकी फिजिक्स बीच में समझते जाओ साथ साथ। अब क्या है, क्या t 0 हो सकता है, t 0 नहीं हो सकता। मतलब अब यहां पे t है, b है और साइन के l है, 3 टर्म है, इनमें से कोई 0 होगा तब आंसर 0 आ रहा है। क्या t 0 हो सकता है, t 0 हो गया तो फिर सारा काम खत्म है, फिर तो स्पेस का पार्ट रह गया, फिर कुछ ऑसिलेट तो कर नहीं रहा टाइम में वेरिएबल, तो ये 0 नहीं हो सकता। क्या b 0 हो सकता है, b भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a तो ऑलरेडी 0 है, b भी 0 हो गया, तो इसका मतलब पूरा स्पेस पार्ट 0 हो गया, वो भी 0 नहीं हो सकता, b भी। तो क्या 0 हो सकता है, साइन के l 0 हो सकता है। सो अगर
साइन के एल इक्वल टू 0 हो सकता है। इसका मतलब ये जो के एल है ये एन पाई के इक्वल है। तो 0 क्या होता है? एन पाई। तो इससे हमारे पास क्या आया कि के एल इक्वल टू एन पाई, और एल क्या आएगा, ठीक है, सॉरी, के क्या आएगा इसमें, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी n पाई बाय एल। नाउ आपके पास ये दोनों कंडीशन लगाने के बाद सॉल्यूशन क्या बना? वो आपके पास सॉल्यूशन बन गया कि भाई ये जो फंक्शन है आपका uxt का, ये है आपके पास x का जो फंक्शन है, ठीक है, उसी में सिर्फ कुछ चेंज हुआ है। t का फंक्शन तो एज इट इज है अभी तक t की कंडीशन तो लगाई नहीं है हमने। और उसके फंक्शन में क्या है, a पोर्शन हो गया 0, ये खत्म। b जो है, b एज इट इज अभी पड़ा है आपके पास एक कांस्टेंट, और आपके पास ये वैल्यूज आ गई है साइन के एक्स की। इसमें k की वैल्यू आ गया n पाई l, तो साइन हो जाएगा n पाई x बाय l। तो ये है आपके पास स्पेस पार्ट। तो ये जो टोटल स्पेस पार्ट था x, ये स्पेस पार्ट अब इतना बन गया है, ठीक है। t के साथ मल्टीप्लीकेशन में यू आर गेटिंग दिस, ठीक है, फाइन। नाउ अब हम देखते हैं कि ये t के साथ क्या हुआ। अब वैसे तो देखो t के अंदर भी एक कांस्टेंट है, और इसको कांस्टेंट को अगर उसके बीच में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट ही रहता है। तो उसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो हम वैसे भी कर सकते हैं, या इस स्टेप को हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, जब भी हमें ये कांस्टेंट उसके साथ मर्ज करने हो। तो नाउ हम डिस्कस करते हैं कि अब क्या है। अब इस क्वेश्चन को, इस पोर्शन को भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम केस ये होता है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन आता है ये दो बाउंड्री कंडीशन तो आती ही है लगभग, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन मैंने वेव इक्वेशन के आज तक देखे उनमें ये कंडीशन देखी है, तो आपके पास ये सॉल्यूशन इस तरीके का आ जाता है, फाइन। अब हालांकि ये जो आपके पास सॉल्यूशन आया है स्पेस का, ये अगर आपको थोड़ी ग्राफ की नॉलेज है या उस तरीके से आप मैथ को समझते हो तो आप समझ सकते हो कि साइन n पाई एक्स बाय एल का मतलब क्या होता है। ओवरऑल इसका मतलब यह है कि अगर n की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो ये जो 0 से l तक का स्पेस है, 0 से l तक का जो स्पेस है, इसके अंदर आपकी कोई सिंगल वेव ऐसे बन सकती है। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो इसी के अंदर आपके पास ऐसी कोई वेव्स बन सकती है। 3 पुट करूंगा तो एक एक और ऐड होती जाएगी, और ये उसी का फंक्शन होता है, ठीक है। तो n की जो जो वैल्यू आप पुट करते जाओगे उतने बीच में लूप्स उसके ऐड होते जाएंगे। सो गाइज, तो ऑटोमेटिकली स्पेस के अंदर जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका बंधा हुआ है तो ऑसिलेशन कौन सा पार्ट करेगा? बीच का ही पार्ट करेगा। अब बीच के पार्ट में या तो एक वेव बनेगी, या उसमें दो वेव इस तरीके से बन सकती हैं, या इस तरीके से आपके पास 1 2 3 ऐसे वेव्स बन सकती हैं। तो नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा भी हो सकती है, ठीक। तो वो चीज अगर आप वैसे याद कर सको तो याद भी कर सकते हो। अगर आपको इसका करेक्टर पता है तो इतना आंसर आपको याद करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। नाउ आगे की कंडीशन हम इस पे अप्लाई करते हैं, जो कि हमारे पास अब टाइम रिलेटेड कंडीशन है। सबसे पहले पहली कंडीशन के जो इसका टाइम डेरिवेटिव है, ठीक है, टाइम डेरिवेटिव इसका क्या होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो बी कांस्टेंट है इसके टी जो है इसका ये कांस्टेंट है सी और डी, इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको एब्जॉर्ब करा रहे हैं वहीं पे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम सारे ऑपरेशन करेंगे टी के ऊपर, और स्पेस पार्ट का हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। सो नाउ लेट्स डू दिस। अब हमारे पास कंडीशंस क्या हैं?
कंडीशंस हमारे पास हैं, ये जो हमने क्वेश्चंस में यहाँ डिस्कस किया था, ये दो कंडीशन हम अप्लाई कर चुके हैं। अब हमारे पास ये कंडीशन है कि डेरिवेटिव इक्वल टू 0 और फिर ये इक्वल टू इनिशियल फंक्शन, ये हमें पुट करना है। अब डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखने का टाइम आ गया है। सो ये आपके पास है। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो अब हमें लेना है, और ये हम स्टेप 3 डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं स्टेप 4, ठीक है। और हमें कैलकुलेट करना है डेल यू टी बाय डेल टी टाइम डेरिवेटिव एक्स टी बाय डेल टी, ठीक है। सो दिस इज एट टी इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमें ये करना है। नाउ अब जो आपके पास स्पेस पार्ट बचा है, ठीक है, साइन एन पाई एक्स बाय एल, वो एज इट इज जब हम डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो साइन एन पाई एक्स बाय एल ये एज इट इज रहेगा उस फंक्शन में, सिर्फ टाइम का डेरिवेटिव होगा। अब टाइम का पोर्शन कौन सा है? टाइम का पोर्शन है ये सी एंड डी वाला। तो जब मैं इसको करूंगा के वी टी, ठीक है, इसको अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा सी कोस का, आपके पास आ जाएगा माइनस साइन के वी टी इंटू के वी। तो ये के वी हम यहां बाहर लिख देते हैं, ठीक है। और क्योंकि एक जब हम साइन का करेंगे कोस के वी टी, तो एक के वी इसकी वजह से भी निकलेगा, जो कि उसको भी हम बाहर ले जाते हैं। कलेक्टिवली ये के वी आ गया। अब आपको भाई आप के क्यों पुट कर रहे हो? के की तो वैल्यू आपके पास आ गई है एन पाई बाय एल, तो इसको हम लिख देते हैं एन पाई बाय एल। तो ये नेगेटिव ऑफ सी है, ठीक है। तो वो भी हालांकि ये कांस्टेंट ही रहेगा, तो नेगेटिव भी हम चाहें तो उसको हटा सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया साइन एन पाई वी टी बाय एल, ठीक है, प्लस डी कोस एन पाई वी टी बाय एल, लाइक दिस। अब इसमें क्या है गाइज, इसमें भी वही कंडीशन कि जब हमने इसका टाइम डेरिवेटिव ले लिया दिस थिंग, ये जो है, अब इसमें t इक्वल टू 0 पुट करना है। अब इसमें t इक्वल टू 0 पुट करना है, तो ये आपके पास है n इसमें t को जब मैं 0 पुट करूंगा तो साइन 0 क्या है? साइन 0 0 आ गया, ये पोर्शन खत्म। और ये पोर्शन क्या आ गया? d कोस 0 1, तो इज इक्वल टू, ये आपका बना इक्वल टू 0। नाउ ये पोर्शन 0 नहीं है, स्पेस का पार्ट 0 नहीं है, ओनली दिस d कैन बी इक्वल टू 0। तो ये d आपके पास इक्वल टू 0 आएगा। नाउ जब d इक्वल टू 0 आएगा तो आपके पास ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, सिर्फ इतना पोर्शन रहेगा। और अब ये क्या है? ये माइनस जो c है वो भी एक कांस्टेंट है, तो उसको c डैश में नए नाम से लिख दो, या अभी c ही रख दो, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। लेकिन अब न्यू फॉर्म आपके पास क्या बन गई? न्यू फॉर्म आपके पास है कि ये जो आपके पास फंक्शन है, ठीक है, ये आपके पास है एन पाई वी बाय एल, ठीक है, एन पाई वी बाय एल। उसके बाद आपके पास है पहला पोर्शन साइन एन पाई एक्स बाय एल इनटू
जब ये d 0 हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ बचेगा साइन के वी टी, और k क्या है आपके पास 2 पाई वी n पाई वी टी बाय एल, ये आपके पास आ गया n पाई वी टी बाय एल। तो ये गाइज आपके पास ये पोर्शन बचा, और इसमें अभी क्या है, एक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाइड है जिस कांस्टेंट को हम c मान लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। नाउ गाइज, सो इन दिस वे हमने जस्ट अ सेकेंड, दी साइन सॉरी, ये आपके पास जब d 0 हो गया, तो मैंने तो यहां डायरेक्ट डेरिवेटिव करके लिखा था ना, d 0 हो गया तो साइन वाला पोर्शन 0 हो गया, ये वाला c कोस वाला पोर्शन 0 नहीं हुआ, तो c तो कांस्टेंट है ही, साथ में आपके पास लगेगा, यहां पर आएगा कोस n पाई वी टी बाय एल, ये कोस आएगा, ठीक है, क्योंकि d को 0 पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बचती है। अब ये गाइज आपके पास सॉल्यूशन आ गया है, फाइन। तो अगर ये आपके पास काइंड ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, सो और इसमें क्या है, अब इसमें आप आपके पास जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या है कि n की वैल्यू आप 1 2 3 ये आप पुट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप, तो वो है हमारे पास कि इनिशियल हमारे पास कोई फंक्शन हो तो क्या करें, ठीक है। तो अब हमारे पास है स्टेप 4 हो गया स्टेप 5। तो अब हमारे पास ये जो सॉल्यूशन आ गया है, अब अगर t इक्वल टू 0 हो, क्या कह रहे हैं हम, u x, लेकिन t इक्वल टू 0 हो तो ये एक फंक्शन fx के बराबर है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, जब t इक्वल टू 0 होगा, t इक्वल टू 0 होगा, ये पोर्शन हो जाएगा 1, सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा, ये आपके पास क्या है n पाई v बाय एल, ठीक है, एक सेकेंड सॉरी, तो ये पोर्शन आया था n पाई v बाय एल आया था जब हमने डिफरेंशिएट, सॉरी फॉर दिस, जब ये तो तब आया था ना जब हमने डिफरेंशिएट किया था, तो ये इसके साथ नहीं लिखा जाएगा बिल्कुल। तो यहां पर भी मैं इसको एक बार इस स्टेप को मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है, लेकिन ये वो स्टेप वही बात है ना, यहाँ पे वो मैंने पिछली स्लाइड पे लिखा था, और जब मैंने इसको यहां से कॉपी किया तो मैंने ये भी साथ लिख दिया। हाँ, तो ये अपने फंक्शन का जब टाइम डेरिवेटिव करते हो तो ये 0 आता है, टाइम डेरिवेटिव करने में ये पोर्शन बाहर आ जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है, लेकिन इसका ये तो टाइम डेरिवेटिव के थ्रू आ रहा है, इसका ओरिजिनल फंक्शन में नामो निशान नहीं है। ओरिजिनल फंक्शन में जब हम d इक्वल टू 0 करते हैं तो हमारे पास एक कोस का पार्ट बचता है, और उससे पहले हमारे पास एक साइन का पार्ट बचा हुआ है। नाउ तो फिर जब हम ये कंडीशन कर रहे हैं तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आता है कि एक कांस्टेंट है एंड दिस थिंग, अब ये जो है ये आपका एक फंक्शन के बराबर है, ठीक है, लेकिन इसके साथ अभी हमारे को ये समझने की एक बात है जो कि मैं आपको बताता हूं। जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होता है? अगर मान लो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कई सारे सॉल्यूशन हैं, तो आपको ये बात पता है कि सम ऑफ सॉल्यूशंस इज आल्सो अ सॉल्यूशन, सम ऑफ सॉल्यूशंस इज आल्सो अ सॉल्यूशन। तो इन दैट केस इफ वी से, तो इसको अभी स्टेप 5 को मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, कि ये जो आपके पास सॉल्यूशन है ये तो n की हो सकता है, एक वैल्यू के लिए एक सॉल्यूशन होगा, अगर मैं n की अलग अलग वैल्यू लूंगा तो वो तो अलग अलग सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो आपके पास टोटल सॉल्यूशन क्या है, ये तो डिपेंडेंट हो गया n के, ठीक है, ये तो n के ऊपर वेरी कर रहा है, n की वैल्यू अलग अलग तो अलग अलग सॉल्यूशंस, तो टोटल सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है,
तो टोटल सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, सम ऑफ सॉल्यूशंस, सम ऑफ सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है एक टोटल सॉल्यूशन। अब सम ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है, लेट्स लुक एट। तो ये अगर n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, तो टोटल सॉल्यूशन आपका बनेगा, आपने करना है समेशन n1 टू इंफिनिटी, और ये जो है c, तो इसकी वैल्यू भी, ये भी जो कांस्टेंट है, ये सभी n की वैल्यूज के लिए अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग हो सकता है। तो ये आपके पास बनेगा cn, और फिर आपके पास बचेगा साइन n पाई x बाय l एंड कोस n पाई vt बाय l। सो गाइस, थोड़ा लेंदी पोर्शन है, बट अगर मैं उसको समझाए बगैर अगर सिर्फ कॉपी पेन पे कर रहा हूं, सो दैट विल टेक अ वेरी वेरी लेस टाइम, ठीक है, तो उस टाइम इतनी दिक्कत नहीं होगी। एंड ऑल्सो हमने ये सॉल्यूशन तो याद करना है, उसके बेस पे ये बाउंड्री कंडीशन का सॉल्यूशन भी याद किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ही हो सकता है आप यहीं से शुरू करो। एंड देर इज वन मोर पॉसिबिलिटी कि अगर ये कंडीशन भी आपकी सेम है, तो हो सकता है कि आप सीधा यहीं से क्वेश्चन शुरू करो। तो हो सकता है कि सारे स्टेप आप करो मत, ये नेक्स्ट लास्ट स्टेप तक आ जाओ। और इनके सॉल्यूशन को इतने मुश्किल भी नहीं है कि जिससे क्या कहते हैं, इनको याद करना मुश्किल हो। तो वो चीज समझी जा सकती है कि पहले में साइन पोर्शन है, क्यों, क्योंकि एंड्स उसके बने हुए हैं 0 और l के ऊपर। दूसरे में आपका टाइम का जो कोस का पोर्शन है। तो अब देखते हैं हम, ठीक है, कोस का पोर्शन आपको क्या करता है कि जैसे ही आप छोड़ते हो उस टाइम मैक्सिमम स्पीड से चलेगा, फिर जाएगा, फिर रुकेगा, मतलब इस तरीके का। शुरुआत में मैक्सिमम है तो इसलिए कोस का पोर्शन रहता है। तो अगर यू नो ग्राफ्स अबाउट इट, या उसको आप इमेजिन कर सकते हो तो बड़ी जल्दी कर सकते हो, बट इसको याद भी आप रख सकते हो, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। सेम काइंड ऑफ फॉर्मूला है, यहां पर xt है, यहां पर vt है। नाउ तो ये आपके पास एक टोटल सॉल्यूशन है। अब ये जो टोटल सॉल्यूशन है, अब जितनी चीजें अब इस पे लगेंगी, क्योंकि जी हमारे पास तो टोटल सॉल्यूशन है। वेव क्या बना रही, स्ट्रिंग जो है क्या वेव बना रही है, वो तो उस पर डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं हमारे स्टेप 5 के ऊपर। स्टेप 5 तो हो सकता है ये 4th स्टेप तक तो आप याद ही रख सकते हो। स्टेप 5 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इन स्टेप 5? इन केस ऑफ स्टेप 5 आपके पास ये जो अब आपके पास फंक्शन बच गया है u x t, उसको आप कह रहे हो कि u x 0 पर ये आपके पास एक फंक्शन की इक्वल है fx, सो दैट इज इक्वल टू, अगर मैं t की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये पोर्शन हो जाएगा 1, बाकी बच जाएगा ओनली दिस। तो ये आपके पास बच जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी सी n साइन n पाई x बाय l। ये आपके पास गाइस बच गया। अब अगर आप देखो इस चीज को, व्हाट इज दिस, ये क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा कि एक सम ऑफ साइन सीरीज के तौर पे आपने इस फंक्शन को एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि आपका इनिशियल फंक्शन है टाइम t इक्वल टू 0। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे, ये क्या है, सम ऑफ साइन सीरीज। तो सम ऑफ साइन सीरीज तो जी फोरियर में पड़ी थी, इसी तरीके की होती है। तो अगर ये सम ऑफ साइन सीरीज के तौर पे आप इस फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हो, तो ऑब्वियसली ये जो साइन कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ फोरियर सीरीज, सो क्या है, दिस इज लाइक सम ऑफ साइन सीरीज, ठीक है, लाइक सम ऑफ साइन टर्म्स, ठीक है, लाइक इन फोरियर सीरीज। Therefore,
आपके पास ये जो सी एन की वैल्यू है ये क्या होगी, ये जो कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला किया हुआ है 0 टू एल, ये आपके पास रेंज है क्योंकि 0 से एल इन दोनों पे बंधा हुआ इसी के बीच में है जो वेव है। 2 बाई एल, 2 बाई टाइम पीरियड होता है यहाँ पे, तो जो वेव है आपकी 0 टू एल उसका पीरियड आ गया 2 बाई एल। अब ये जो फंक्शन है अगर मैं इसका साइन एन पाई एक्स बाय एल ये मैं कैलकुलेट कर दूं तो इससे मैं सी एन की वैल्यू निकाल सकता हूं, और ये जो सी एन की वैल्यू आ जाएगी इसको मैं हमारा जो प्रीवियस एक्सप्रेशन है दिस वन, सी एन की वैल्यू पुट करके मैं कंप्लीट सॉल्यूशन उसका ले सकता हूं। सो गाइस ये बेसिकली है आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन, और इसमें जो सी एन सिर्फ कांस्टेंट की का पोर्शन जो मिसिंग था वो पोर्शन हम निकाल सकते हैं लाइक दिस। एक तरह से ये क्या है, एक तरह से फोरियर कोफिशिएंट है, और उस कोफिशिएंट की वैल्यू हम यहां पर निकाल सकते हैं। सो गाइस तो ये हमने क्या किया, हमने इसको सॉल्व किया इन दिस पार्ट, और यहां तक हम इसके सॉल्यूशन तक आ गए। अब हमारे पास एक स्टेप और बाकी है कि इस फंक्शन को अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शन दिया जाए तो आपके पास उसका सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन को एक स्पेसिफिक फंक्शन बना दिया जाए तो उसका सॉल्यूशन आपके पास कैसा होगा, दैट वी कैन जस्ट लुक एट। सो गाइस अब ये आपके पास एक सॉल्यूशन है। अब एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं जिसके अंदर हम एक खास तरह की इक्वेशन देखेंगे, एंड दैट इक्वेशन इज कि आपके पास ये एक 0 टू एल ही आपके पास एक फंक्शन है, इसको आप h हाइट तक उठा देते हो और देन इस स्ट्रिंग को आप खींच के छोड़ते हो। सो गाइज और ये क्या है, ये l/2 पर है आपके, सो l/2 के ऊपर हाफ में। ठीक है, तो आपने स्ट्रिंग को ऐसे खींचा और फिर छोड़ दिया, तो बताओ भाई इसकी वेव इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, तो इसका जो u फंक्शन जो हमने फाइंड आउट किया था वो क्या होगा। नाउ ऑल दोज कंडीशंस आर एब्सोल्युटली द सेम। आपके पास क्या है, ठीक है, सेम क्वेश्चन with same boundary conditions। लेकिन जो हमारे पास fx है वो क्या है, वो ऐसा है। ठीक है, फंक्शन आपके पास ऐसा है। अब गाइज इस फंक्शन को हम एक्सप्रेस करेंगे तो भाई अब हमारे पास अभी तक जो एंड सॉल्यूशन आता है वो सॉल्यूशन हमारे पास एंड वाला कैसे है। एंड वाला हमारे पास सॉल्यूशन है जो un xt जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है, क्योंकि हमारे पास सेम, मैंने बताया सेम क्वेश्चन है, सेम बाउंड्री कंडीशंस है, तो वो आपके पास आता है भी ये un तो एक पार्ट हो जाता है, तो समेशन ऑफ un इज uxt, और un क्या होगा आपके पास, एक कांस्टेंट है आपके पास cn, उसके साथ साइन n पाई x बाय l, और उसके साथ कोस आपके पास n पाई vt बाय l। तो ये है गाइज आपके पास एक एक्सप्रेशन जो n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। अब ये आपको क्या कह रहा है, एट t इक्वल टू 0 इस तरीके का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर लेता हूं कि ये फंक्शन t इक्वल टू 0 पर कैसा होगा।
ये फंक्शन, ये आपके पास होगा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी सी एन साइन n पाई x बाय l। तो ये ऐसा आपके पास सोल्यूशन होगा। नाउ द थिंग इज, अब ये क्या कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू दिस फंक्शन fx, जो कि यहां मेंशन्ड है। अब इस फंक्शन को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि भैया ये फंक्शन क्या है। सो दिस फंक्शन, व्हाट इज दिस फंक्शन, इसको डिफाइन करते हैं। तो इस फंक्शन के दो पार्ट हो सकते हैं, एक 0 से l/2 और एक l/2 से l, दो पार्ट हो सकते हैं। और दोनों पार्ट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं, ठीक है, विद अ डिफरेंट पेन। ये क्या है, ये आपके पास है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है l/2 एंड h, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है l and 0। ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स हैं। सबसे पहले 0 से l/2 इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। x क्या है, 0 से बड़ा है, l/2 से छोटा है। तो इन दिस केस आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आप क्या करते हो, ठीक है, तो हम करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है, तो h माइनस 0 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, तो l/2, ठीक है, माइनस 0 इक्वल टू, और ये किसके इक्वल होगा, इंटू x। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी, जिसको हम इस 2 को ऊपर ले जाके लिख सकते हैं, तो 2hx बाय l, ठीक है, सो 2hx बाय, बिल्कुल। तो वही जो लाइन की इक्वेशन होती है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस 0 और x माइनस 0। तो वो y बाय जो x है वो x में इधर मल्टीप्लाई में ले आया, सो y इज इक्वल टू दिस थिंग, ये आपके पास बनेगा। इस केस में क्या बनेगा, ठीक है, तो इसको मैं स्टेप को ओपन कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। फॉर दिस लाइन 1 और फॉर दिस लाइन 2, ठीक है, 1 के लिए आपके पास क्या है, तो आपके पास जो सोल्यूशन होता है h माइनस 0 डिवाइड बाय l/2 माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस 0 बाय x माइनस 0। तो इससे ये आपका फॉर्म आ गया है, जिसको हम कह रहे हैं 2hx बाय l इक्वल टू y। तो एक ये फर्स्ट लाइन के लिए ये इक्वेशन आई है। दूसरी लाइन के लिए क्या इक्वेशन आएगी, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, पहले, सो y2h माइनस 0 डिवाइड बाय l2 माइनस l, ठीक है, l/2 माइनस l इक्वल टू, अब इसमें इस पॉइंट को सॉल्व करना इजी है, सो y माइनस 0 डिवाइड बाय x माइनस l। तो इसमें ये क्या कहते हैं, माइनस l/2 आएगा। तो ये आपके पास ओवरऑल बनेगा y इज इक्वल टू माइनस 2h बाय l इंटू x माइनस l, ठीक है। सो ये आपके पास इक्वेशन बनी, जिसको हम यहां लिख सकते हैं 2h बाय l और l माइनस x, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये है आपका l/2 से l के बीच में। ये दो बस हमने वही जो नॉर्मल हमारी लाइन की इक्वेशन की टेक्निक्स हैं उनसे हमने ये सॉल्व करके ये एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। नाउ इफ दिस इज इक्वल टू दिस फंक्शन, देन हमारे पास सीधा हम लगाएंगे स्टेप 5। तो स्टेप 5 अगर मुझे सीधा लगाना है तो मेरे पास क्या है, Cn की क्या वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ Cn इज, मैं 0 से l इंटीग्रेट करना चाहता हूं,
वो अलग बात है, मुझे उसे दो में ब्रेक करना पड़ेगा, 0 टू L/2 और L/2 टू L। और इसके साथ मेरे पास आएगा मल्टीप्लाई में साइन n पाई x बाय L dx। तो ये हो गया आपके पास फंक्शन, और 2/L ये सबके साथ मल्टीप्लाई में है। नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं। सो दिस इज Cn इज इक्वल टू 2/L। ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन 0 टू L/2, और इसके अंदर आपके पास फंक्शन जो है वो क्या है, 2hx/L। तो ये आएगा 2hx/L मल्टीप्लाइड साइन n पाई x/L dx प्लस L/2 टू L, और ये आपके पास बनेगा 2h/L इंटू x L माइनस x, और इसके साथ आएगा साइन n पाई x/L dx। ठीक है, तो यही फंक्शन है, हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 2h/L L माइनस x, फाइन। नाउ गाइस, अब हमें इसको सॉल्व करना है। 2h/L ये बाहर जा सकता है, और ये आपके पास आ जाएगा 4h/L स्क्वायर। ठीक है, 4h/L स्क्वायर, तो इधर भी 2h/L आ सकता है बाहर। नाउ 0 टू L/2। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया x इंटू साइन n पाई x/L dx प्लस L/2 टू L, ये आपके पास आया L माइनस x साइन n पाई x/L dx। तो गाइज, अब इसको भी आप दो पार्ट में ले सकते हो, एक बार एक L के साथ और एक x के साथ। तो ये क्या है, ये u इंटू वी करके, और ये नॉर्मल L के साथ, और फिर से u इंटू वी करके, तीन इंटीग्रल्स में आप इसको ब्रेक कर सकते हो। एंड फाइनली अब यहां पर क्या है, यहां पर बस गाइस थोड़ी सी मेहनत है, एंड आफ्टर दैट मेहनत आपके पास इसका फल आ जाएगा। और वो फल क्या आता है, just a second। तो ये आपके पास हमारे पास आ गया 8h/L स्क्वायर। ठीक है, फाइन। तो ये जो हमारे पास Cn की वैल्यू आती है, ठीक है, Cn की वैल्यू ये 2 है, 4 और बिल्कुल ठीक है। सो गाइज, अब क्या है, यहां पर ये एक u इंटू वी का इंटीग्रल है, एक सिंगल इंटीग्रल है, और एक u इंटू वी का, ये तीन इंटीग्रल है। इसको सॉल्व करने की जस्ट थोड़ी सी मेहनत है, u इंटू वी वो आप सॉल्व कर सकते हैं। देन जो आपके पास Cn की इसमें वैल्यू बनती है, सो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी, ये आपके पास बनती है 8h/पाई स्क्वायर n स्क्वायर, एंड ये आपके पास पोर्शन है साइन n पाई L, साइन n पाई L। ठीक है, तो ये आपके पास गाइस आंसर बन रहा है। ठीक, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास साइन व्हेन x, ओ नहीं सॉरी, ये आपके पास बाय L नहीं, ये 2r, फाइन। नाउ तो ये गाइज आपके पास Cn की वैल्यू आती है इसको सॉल्व करने के बाद। एंड अब ये जो Cn की आपके पास वैल्यू है, इसको हम पुट करेंगे।
तो ये यू एक्स टी जो आपके पास टोटली बन रहा है वो क्या है, 8h/π²। अब ये क्या है, ये पोर्शन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ठीक है, 1/n² साइन nπ/2 साइन nπx/l एंड कोस nπ/vt/l। तो ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। सो लेट्स समराइज दिस के हमने ओवरऑल किया क्या है इस लेक्चर के अंदर। तो उससे क्या है कि एक पूरा ओवरव्यू हमें मिल जाएगा। सबसे पहले हमने ऑर्डिनरी और पार्शियल डेरिवेटिव में फर्क समझा, ठीक है, जो उसमें बहुत ज़्यादा कोई चीज़ नहीं थी, आपको काफ़ी चीज़ें वो पता होनी चाहिए। बेसिकली हम वेव इक्वेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। वेव इक्वेशन कैसी होती है, वो इस तरीके का आपका पैटर्न है, उसमें क्या क्या क्वांटिटीज़ होती हैं, किस किस के टर्म्स में एक्सप्रेस होती हैं, 3 डायमेंशन में कैसे लिखी जाएंगी और 1 डायमेंशन में उसकी कैसी शेप है, तो वो सब हमने डिस्कस किया। नाउ हमने देखा कि भाई एक स्ट्रिंग के अंदर हमें एक वेव इक्वेशन को डिस्कस करना है, एंड जब उस वेव इक्वेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये क्या है हमारे पास, ये सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 1/v²। अब हम क्या है, इसके साथ हमारे पास दो कंडीशन है, u0t और ult, ये हमारे पास दो कंडीशंस हैं। अब इन दो कंडीशंस के अंदर गाइज फिर हमने देखा भाई इसको हम पुट करेंगे तब हम कुछ और फर्दर सोल्यूशन करेंगे। तो ये कंडीशन लगभग सब में सेम देखी जाती है। ये दो स्पेस की कंडीशन है, अब ये दो टाइम रिलेटेड कंडीशंस हैं। तो हम पहले स्पेस की कंडीशन लगाएंगे फिर टाइम रिलेटेड कंडीशन लगाएंगे। अब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो सोल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले हमने स्पेस का पार्ट और टाइम का पार्ट सेपरेट कर दिया। अब इससे क्या है, हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन जाती है इसको पुट करने के बाद जिसमें x के पोर्शन और t के पोर्शन सेपरेबल हो जाते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं। सारा x का फंक्शन एक तरफ, t का फंक्शन एक तरफ। और ऐसा तब पॉसिबल होता है जब आप इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर हो, और ये कांस्टेंट नंबर क्या है, ये नेगेटिव नंबर है, बिकॉज ओनली इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर आपके पास ये जो है ये वेव टाइप सॉल्यूशन देता है। बाकी कुछ पुट करके देखो वो वेव टाइप नहीं देगा, तो उसमें आपको ऑसिलेशन नहीं मिलेगी। तो इसको फिर हम एक एक पार्ट करके सॉल्व करते हैं, पहले इसके लिए फिर इसके लिए। एंड वही जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये है, तो अब इसमें देखो कई सारे चैप्टर्स यूज हो गए, ठीक है, फोरियर भी यूज हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन भी यूज हो गया। तो उसमें क्या है, अब आपके पास एक स्पेस का सॉल्यूशन बना, सिमिलरली बिल्कुल सेम स्केल पे टाइम का सॉल्यूशन बना। तो ये आपके पास स्पेस इंटू टाइम का सॉल्यूशन, ये आपके पास टोटल सॉल्यूशन एक तरीके से आ गया। लेकिन अभी आपको ये ए बी सी और डी इनकी वैल्यूज चाहिए। तो आपने दो स्पेस की, स्टेप 3 में स्पेस की दो कंडीशन पुट की, पहली पुट की तो एक आपके पास कांस्टेंट 0 आ गया, दूसरी पुट की तो k की वैल्यू आ गई, दूसरा कांस्टेंट आपका 0 नहीं आ सकता था, दिक्कत थी। तो इसका आपके पास ऐसा सॉल्यूशन बन गया। अभी टाइम इंटेक्ट है, उसको हमने छेड़ा ही नहीं है, स्पेस का आपके पास आंसर आ गया। अब ये जो कांस्टेंट है ये b अंदर इसके पोर्शन से मल्टीप्लाई हो सकता है, और अगर इससे मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या है, ये आपके पास वो भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट बन सकता है। तो अब यहां आपके पास क्या है, डेल u बाय डेल t, तो ये इसको t इक्वल टू 0 पे आप देखोगे, सो दिस इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास टाइम की कंडीशन आ गई। तो हमने वही जो फंक्शन लिया था उसका टाइम, उसका डेरिवेटिव लिया और फिर हमने उसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया एट t इक्वल टू 0। तो ये जब हमने किया तो उससे हमारे पास आ गया कि ये d आपके पास 0 होना चाहिए। इन केस अगर d आपके पास 0 है तो इस सॉल्यूशन में स्पेस पार्ट तो वैसे ये बन चुका है, टाइम पार्ट में d 0 पुट कर देंगे तो सिर्फ कोस का पोर्शन रह जाएगा। तो कोस का पोर्शन आपका रह गया, साइन का पोर्शन, कोस का पोर्शन cn।
n इक्वल टू अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि सम ऑफ सॉल्यूशंस इज आल्सो अ सॉल्यूशन। सो इन दिस वे, तो ये सम ऑफ सॉल्यूशंस, ये आपके पास टोटल सॉल्यूशन है और ये आपने इसका सम करके ये आपने एक सॉल्यूशन बना दिया। तो ये आपके पास आ गया। ये एक टाइम कंडीशन पुट करने के बाद है। नेक्स्ट टाइम कंडीशन क्या कहती है? वो कहती है कि दिस इज इक्वल टू दिस फंक्शन। अब ये जो आपके पास फंक्शन है, इसका आप सोल्यूशन करते हो सी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल, तो ये आप t इक्वल टू 0 पुट करते हो तो कोस का पोर्शन हट जाता है। नाउ दिस इज लाइक सम ऑफ साइन सीरीज। अब सम ऑफ साइन सीरीज के तौर पे अगर मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूं तो इस फंक्शन को मैं सॉल्व करता हूं लाइक सी एन जो कोफिशिएंट है, वो कोफिशिएंट इस फॉर्मूले से मैं निकालता हूं। अब अगर मैं इस कोफिशिएंट्स को निकाल के फिर जो मेरा ये इनिशियल एक्सप्रेशन है ये वाला, इसमें मैं पुट कर दूं तो मेरे पास टोटल सॉल्यूशन आ गया। सो दैट इज द पर्पस, दैट इज द मेन वर्क जो हमें करना है। फिर हमने देखा कि एक क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या है आपके पास, इस तरह का इनिशियल फंक्शन दिया हुआ है। इस तरह की इनिशियल फंक्शन को आप कैसे सॉल्व करोगे? सो गाइज, अगर इस तरीके का आपके पास इनिशियल फंक्शन है, बाकी कंडीशन सेम है, बाकी सारी कंडीशन सेम है, तो हमने जो बाकी सारी कंडीशंस का सॉल्यूशन है ये, वो तो हमने पेट कंसीडर कर लिया। और अब जब ये कंडीशन हमने कंसीडर कर ली, अब बस हमारे पास क्या है, ये जब 0 है तो उस केस में दिस इज इक्वल टू दिस फंक्शन। ये फंक्शन क्या है? फिर इस फंक्शन को हमने हमारी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज यूज करके हमने उसको सॉल्व कर लिया। ये हमने बता दिया कि यहां पर ये फंक्शन ऐसा है, यहां पर ये फंक्शन ऐसा है। आफ्टर दैट ये जो आपके पास है, तो सी एन की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब जब इसी फंक्शन की वैल्यूज को मैंने पुट किया तो अब यहां पर इस इंटीग्रल के 3 पार्ट बनते हैं, तो u इंटू वी करके आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। एंड सॉल्व करने के बाद लेट मी टेल यू, सी एन की जो वैल्यू है वो आपकी इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, 8h बाय पाई स्क्वायर एन स्क्वायर साइन एन पाई बाय 2। ठीक है, इस तरीके की आपकी वैल्यू आएगी। नाउ तो ये जो आपके पास सॉल्यूशन आ रहा है, बस आपने क्या करना है, अब सी एन की ये वैल्यू यहां पर पुट करनी है। एंड जब आप ये वैल्यू यहां पर पुट करोगे, सो ओवरऑल ये आपके पास क्या है, ये पोर्शन तो बाहर आ जाएगा। अब n की वैल्यू 1 टू इंफिनिटी के लिए ये आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। सो गाइज, ये है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वेव इक्वेशन का एक सॉल्यूशन। अब क्या है कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट जस्ट सम लेंदी है। एंड पेपर में अगर किसी भी तरीके का कोई इसी तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा इतना मुश्किल क्वेश्चन है जो आप कर ना सको। तो आपको क्या करना है, जस्ट यहां से सीधा, अगर बाकी सारी कंडीशन लगभग सेम ही आती हैं, तो अगर बाकी पहली 3 कंडीशन सेम है तो आपको यहां तक तो कंसीडर कर लेना है कि भी यही आंसर है। और फिर आपको फाइनली बस इस स्टेप में इस कोफिशिएंट के लिए काम करना है और वहां आपके पास आंसर आ जाता है। सो गाइज, तो उस केस में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर बहुत जल्दी हम आंसर के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा पोर्शन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स एडवांस्ड पोर्शन, क्योंकि पहले आराम आराम से जैसे सिलेबस चलता है, बाय द एंड वैसे भी एडवांस्ड पोर्शन पे बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको इतना टाइम नहीं देते हैं। लेकिन एडवांस्ड पोर्शंस में जो क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के क्वेश्चन, दे आर वेरी मच वैल्यूएबल। आप ये बात समझ सकते हैं कि वो 5-5 नंबर के क्वेश्चन, एक 5 नंबर आपके रैंक को कितना जंप दे सकता है। कुछ 5 नंबर आपको सीधा क्वालिफाइंग राउंड में पहुंचा सकते हैं, कुछ 5 नंबर आपको एक रेगुलर रैंक से टॉप रैंकर बना सकते हैं। तो इन दिस वे 5 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। जब 30 क्वेश्चन आपके पास 5-5 नंबर के हैं और अगर आप उसमें से 10 भी कर लेते हो, तो इसका मतलब सोचो कि आपने 50 नंबर तो वहीं ले लिए। 70 पे नेट क्वालिफाइड है, 80 पे जेआरएफ है। ठीक है, सो इन दिस वे दैट इज वेरी मच एफिशिएंट। तो ये पोर्शन ऐसे हैं जो अगर आप करना चाहो,
या एक बार अगर आप उन्हें पे ठीक से टाइम लगा दो तो उसमें आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने इसमें भी देखा, हमने बहुत देर बहुत मेहनत की, बहुत सारा एक्सप्रेशन सॉल्व किया एक वेव इक्वेशन के लिए, लेकिन उसमें मुश्किल कोई पोर्शन नहीं था। सब वो चीजें थी जो हमने पढ़ी हुई थी, हम बस उनको कनेक्ट करते गए डॉट्स को, और फाइनली जब लास्ट में मैंने क्वेश्चन लिखा कि दिस इज अ क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन हमें करने में ज्यादा देर नहीं लगी। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में यस अगर आप थोड़ा सा इंटीग्रल सॉल्व करोगे सो इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं चाहिए, तो यू कैन सॉल्व इट एट द एंड। और पेपर में भी जो क्वेश्चन होते हैं सो दे आर स्केल्ड अप टू दिस कि आप एक लिमिटेड टाइम में उनको सॉल्व कर सको। तो आई होप वेव इक्वेशन का जो पोर्शन है वो आपको समझ आया होगा। एंड अलोंग विद दैट अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस के हमारे पास जो इसके बाद हीट इक्वेशन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो हमें डिस्कस करना है इन अवर सेकेंड लेक्चर। और पार्शियल इक्वेशन के थर्ड लेक्चर में हम लैपलेस इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे। तो ये तीन इक्वेशंस जिनकी पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आने का, या जिनके बारे में आपको मेनली पता होना चाहिए, वो तीन लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे। एंड आई थिंक दैट इज एनफ कि आप उतने पोर्शन के साथ अगर कुछ और प्रीवियस ईयर कवर कर लेते हैं, ये जो कवर्ड क्वेश्चन है इनके साथ, तो आपको उससे बाहर कहीं भी जाने की जरूरत है। ठीक है, तो दैट इज एनफ फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गाइज आई होप we will meet you again for the next lecture. Till then, take care and have a very good day.